कांग्रेसी मुझे फिरका परस्त कहते हैं, ये राजद वाले भी कहते हैं। राजद वालों, मैं तुमको भागलपुर से कह रहा हूं, ये भागलपुर के फसादात में जो लोग आज अपनी खबरों में सोए हुए हैं, वो हमको पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि राजद के दौर में हमसे इंसाफ नहीं हुआ। तुमने सत्ता में रहते हुए हमारे कातिलों का साथ दिया, तुमने हमारे जिस्मों को काटने वालों का साथ दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया। अब रहा सवाल मेरी फिरका परस्ती का, तो सुनिए आप, 190 पार्लियामेंट की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हुआ। 170 सीट पर बीजेपी जीत जाती है, हम नहीं लड़े। क्यों हार गए कांग्रेसियों? क्यों नहीं तुम हराए? तो मालूम हुआ कि कांग्रेस का वोटर नरेंद्र मोदी का दीवाना होकर उसको वोट दिया। अब कांग्रेसी आकर हमसे पूछते हैं, तुम हार गए, तुम हार गए तो मुल्ला जी पर इल्जाम, तुम जीत गए तो परिवार पे। ये कब तक चलेगी तुम्हारी मुनाफिकात? अब तो होश की नाखुन लो और जान लो कि जब तक ये कांग्रेस रहेगी, इनकी क़यादत रहेगी, ये लोग बीजेपी को जिताते रहेंगे। क्या ये बात सच नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी हार गए और कनाडा में जाकर जीतते? इसलिए जीतते कि वहां पर 35% अक़लियतों का वोट था। बताओ, अमेठी मैं रहा था, मैं रहा था अमेठी। और फिर मुझ पर इल्जाम कि मैं फिरका परस्त हूं, मैं वोट काटता हूं। अरे कांग्रेसियों, महाराष्ट्र में सुनो, आरजेडी वालों, तुम जिसके साथ बैठकर राम और श्याम की जोड़ी दोनों बने हुए हैं, सुनो हमारी बात को। महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे पार्टी के एमपी, औरंगाबाद से 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हराया और वहां पर मजलिस का एमपी बनता है औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुए, आज कांग्रेस शिवसेना बैठकर निकाह कर लिए। शिवसेना और कांग्रेस का निकाह हो गया और वलीमे की दावत में हमको नहीं बुलाया। ये कौन सा निकाह आपने किया भाई? कौन सा निकाह किया आपने? आप शादी कर लिए। शिवसेना वो शिवसेना जिसका रोल श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि मुंबई के फसादात में बाल ठाकरे जर्नल का रोल अदा कर रहा था। बताओ, आज कांग्रेस शिवसेना के साथ है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमसे सवाल करेंगे? आप बताइए, इनका फिरका परस्ती ये है। तो कांग्रेस अब नहीं उठने वाली है इंशाअल्लाह ताला। अब कांग्रेस नहीं उठने वाली है। इनको बैसाखियों से भी नहीं उठा सकते आप। दुनिया का पावरफुल विटामिन लाके भी खिला दो, कांग्रेस नहीं उठने वाली है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। कर्नाटका में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। नागालैंड में भागते हैं, ओवैसी जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में एक नहीं 18 भाग जाते, हम जिम्मेदार। अरे कांग्रेसी, अगर कोई 50 साल का जिसको नौजवान तुम अभी कहते हो, अगर वो शादी नहीं करे तो मैं जिम्मेदार। फजर के वक्त में मुर्गा नहीं पुकारे तहज्जुद के लिए तो हम जिम्मेदार। तुम्हारे घर में अगर गाय और भैंस दूध ना दे तो हम जिम्मेदार। सुबह में सूरज देर से निकला तो हम जिम्मेदार। हाँ, एक बात के जिम्मेदार हम जरूर बनेंगे, तुमको सत्ता से हटाएंगे। ये जिम्मेदारी मैं लेने तैयार, मगर हर चीज की जिम्मेदारी हमारे खाते में। होता है, वोट चोरों की बात करते ही जरा होता है, कोई बात नहीं।
हमको इस लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, आप हमारी आवाज है। और हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि बिहार में आपको एक नया इनकलाब लिखना है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी दो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, कभी नीतीश कुमार तो कभी लोजपा। और नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश ये है कि बिहार में बीजेपी के किसी एक आरएसएस के जहन रखने वाले को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और अगर कोई बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक सकता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा का अलायंस, जो बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने से रोक सकता है। अगर आप साथ देंगे अपने दुआओं से और अपने वोट से, तो इंशाअल्लाह ताला ये हकीकत जरूर बनेगी। एक और अहम बात मैं कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एनपीआर एनआरसी का एहतजाज हमने किया था। आप तमाम ने एनआरसी का एहतजाज किया था ना? सबने किया था ना? CAA का किया था ना? कोई राजद कांग्रेस का नेता तुम्हारे साथ था? नहीं, ईमानदारी से वो डरने की जरूरत नहीं है। जब नहीं था, हमारी बका का मसला है, हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। एनपीआर एनआरसी सब CAA। जब कांग्रेस और राजद का आदमी नहीं था साथ, हम सर्दी में, रात की कड़ाके की सर्दी में हम भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो राजद का और कांग्रेस का कोई नजर नहीं आया। हमारे लिए बका का मामला इसलिए आसाम की मिसाल दे रहा हूं। आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी किया, 20 लोग के नाम, 20 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख मुस्लिम थे और 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। बीजेपी आसाम में कहती है कि 15 लाख जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको CAA के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और जो 5 लाख मुस्लिम भाइयों के नाम नहीं आए, उनको कह रहे हैं कि तुम कोर्ट में जाकर साबित करो। अगर पूरे भारत देश में CAA एनपीआर एनआरसी होगा, आप याद रखिए, जो आसाम में हुआ वो भारत के कोने कोने में हो सकता है। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि तेलंगाना में, जहां से हम आते हैं, वहां की असेंबली में हमने वहां के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात करके हमने तेलंगाना की विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया। और पास करने के बाद हमने ये कह दिया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, मगर एनपीआर एनआरसी की एक्सरसाइज नहीं होगी। हमारे वहां पर कितने एमएलए? 7 एमएलए खाली 7। अगर यहां पर हम शाह साहब को और आपके अशोक कुमार आलोक को, हैदर अली को और उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बिहार में सेंसस होगा, एनपीआर एनआरसी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप ये बात कांग्रेस के उम्मीदवार से पूछ लीजिए, राजद के लोगों से पूछ लीजिए कि बताइए, ओवैसी ने तो कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में सेंसस होगा, एनपीआर एनआरसी नहीं होगा। तो कांग्रेस और राजद कहेंगे ये क्या कह रहा है, ये तो उसको फायदा पहुंचा देगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, हमको उनका वोट नहीं मिलेगा, वो भाग जाएगा। अरे मेरे भाई, हमको हमारे घर से, देश से भगाने की बात हो रही है, तुमको अपने वोट की फिक्र है। ये इनका असली चेहरा है, इसको आपको पहचानना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा भागलपुर का फसाद हुआ, हमने सब कुछ खो दिया, मगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा और आज भी हम जिंदा है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह पर तवक्कल करिए। संविधान ने आपको हक दिया है एहतजाज करने का, संविधान ने आपको एहतजाज हक दिया है
कि आप अपनी आवाज को उठाएं। मैं भागलपुर की जनता को वादा कर रहा हूं कि जब इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, जब पूरे मुल्क में अल्लाह के फजलो करम से, रब्बे कायनात के करम से वैक्सीन निकल जाएगा, तो सुनो मोहन भगवत, भागलपुर से दोबारा एनआरसी एनपीआर का एहतजाज शुरू होगा। अब कोरोना की वजह से हमारे शेरनियां और हमारे शेर खामोश बैठे हुए हैं, और आपको ये बताना है कि जिसने आपका साथ नहीं दिया, आप उनको वोट नहीं दे सकते, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। रहा सवाल बीजेपी का, मेरे भाई, ये वजीर आजम हमारे, ये प्रधानमंत्री देश के, जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी तो लॉकडाउन लगा दिए, 8 घंटे में लॉकडाउन लगा दिए। आप बताइए, पूरे बिहार से 25 लाख प्रवासी मजदूर देश के कोने कोने में जा गए थे अपने पेट काटने के लिए, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। उनको नरेंद्र मोदी ने कहा, वैसे रहो, हमारे भड़का भाषण को रिकॉर्ड करके पूरे बिहार के व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाना। हमारे पास बीजेपी की तरह व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, आप ही हमारी ताकत है, फैलाइए। कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को हमारे भाषण सुन के जरा उनके दिमाग का जाले निकल जाएंगे। लॉकडाउन 8 घंटे में किया, और लॉकडाउन निकालने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों बहनों, हम आपको 8 दिन का टाइम क्या दिमाग है, देखिए प्रधानमंत्री का, माशाअल्लाह, नजर ना लगे माने लॉकडाउन के लिए 4 घंटे और लॉकडाउन खोलने के लिए 8 दिन का टाइम दिया। वाह हमारे दिल्ली के बादशाह, तुमको सलाम। वाह, क्या दिमाग आपका, क्या ज्ञान आपने देश को दिया कि 25 लाख बिहार के गरीब बच्चे जब लॉकडाउन में आ रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उन 32 लाख मजदूरों को लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो भूखे प्यासे आ रहे थे, ट्रेन में मर रहे थे, रेलवे स्टेशन पर लाश गिर रही थी एक औरत की, उस लाश के बाजू उसका बेटा 1 साल का मां की लाश को देखकर रो रहा था, मगर दिल्ली के बादशाह के 56 इंच के सीने में धड़कता हुआ दिल है या नहीं मालूम मुझे। बताइए, आप लॉकडाउन किया, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, आज गरीब खाने के लिए परेशान है। जो कल तक कुछ पैसे कमाता था, आज उसके पास रोजगार नहीं है। क्यों? दिल्ली के बादशाह ने कह दिया लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। मेरे भाई, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ भागलपुर और मुख्तलिफ मुकामात पर जाएंगे और बीजेपी के लोग प्रचार करेंगे। हम उनसे इतना पूछेंगे, बताओ लॉकडाउन तुम्हारी गलती थी या नहीं थी? लॉकडाउन नरेंद्र मोदी की सियासी कैरियर की बहुत बड़ी गलती थी। अगर 8 दिन का टाइम देते तो ना भारत में कोरोना फैलता और हमारे प्रवासी मजदूर आराम से वापस आ जाते। अब दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री बिहार के दूसरे मरहले के चुनाव के लिए आए थे और आकर भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के इलेक्शन में यह कह दिया कि हमने राम मंदिर को बनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी कभी तो बोल देते कि मैं और नीतीश कुमार ने बिहार में गरीबों के लिए शौचालय बनाने के लिए हमने 2000 की रिश्वत आम कर दी। प्रधानमंत्री कह देते कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए, घर के लिए
मैं और मेरे नीतीश ने 20,000 की रिश्वत को आम कर दी। शौचालय नहीं बनता बगैर 2,000 के रिश्वत के, घर नहीं मिलता 20,000 की रिश्वत के बगैर। और फिर सोने पे सुहागा ये है कि राजद जिसको 15 साल मिले कांग्रेस के साथ, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो नरेंद्र मोदी दिल्ली के बादशाह बिहार को आकर कहते तू 10 लाख तो मैं 19 लाख। हमारे वोटों का हर्राज हो रहा है। क्या कोई बिहारी की कीमत 29 लाख नौकरियां है? क्या ये एक बिहारी की अहमियत है? जो 15 साल में भागलपुर में इंसाफ नहीं किए, कातिलों को छूट दिए, रेशम के कारोबार को बर्बाद कर दिए, वो नौकरी की बात करेंगे, वो नौकरी की बात करेंगे। हमने एक लतीफा सुना था, आपको भी सुनाते कि 2 बड़े बड़े लोग थे, ये राजद और बीजेपी की तरह लंबी लंबी फेंकते थे। तो एक ने कहा कि हमारे दादा के पास इतनी जमीन है कि नेपाल के बॉर्डर तक हमारे दादा की जमीन है। बोला कि नेपाल के बॉर्डर तक तुम्हारे दादा की जमीन? बोले हाँ, वो उससे बढ़कर हमारे दादा का जो कमरा था, दीवान खाना था, वो 4 एकड़ पर था। उसने कहा 4 एकड़ पर एक दीवान खाना? फिर उसने कहा कि हमारे दादा के पास एक ऐसी गली थी कि अगर कोई उस गली में गया तो वापिस आने तक बूढ़ा हो जाता था। दूसरा वो भी बीजेपी का सपोर्टर था, शायद नहीं मालूम। उसने कहा हमारे दादी के पास इतना बड़ा बंबू है कि हमारी दादी नेपाल के पास चांद को खींचकर अपने घर के सामने, और तो हमारी दादी का दिल नहीं लगता तो तारों से खेलती। तो जो राजद का चाहने वाला था वो बोला कि वो बंबू कहाँ रखती तेरी दादी? उसने कहा तेरे दादा के गली में। बताइए, स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं है। किसी जमाने में भागलपुर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहां पर थी, आज से 25-30 साल पहले। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमने कहा था वोट चोरी की बात करेंगे, कोई बात नहीं, ये साजिश है मोदी की और राजद वालों की। इसको सीरियस मत लीजिए लतीफा। तो ये इनका मामला है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप यहां से शाह साहब को कामयाब करिए।